गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सहकारिता के दूसरे चरण के बारे में, मतलब सेकंड फेस, जो कि कौन सा है, मॉडिफिकेशन फेस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी कि सहकारिता आंदोलन में जो दूसरा चरण था वो क्या था, संशोधन चरण। मॉडिफिकेशन फेस 1912 से 1918 तक, ठीक है। ये क्या सेकंड फेज था। इसमें क्या था, संशोधन किया गया था, जो कि पहले फेज से बिल्कुल अलग था। जो उसमें जो पहले कमियां थी उनको इसमें सुधारा गया था। तो चलिए देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912 वाज enacted for rectifying the shortcoming of 1904 एक्ट, यानी कि क्या था, जो 1904 में जो कमियां आई थी उनको सुधारने के लिए सन 1912 में सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। तो जो 1912 था उनमें जो सहकारी समितियां अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं वो क्या थीं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या विशेषताएं थीं इस सेकंड फेज की। पहला है, इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू ऑल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव, यानी कि क्या था, जो इसमें सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं की कानूनी सुरक्षा दी गई थी समितियों को। Liability is limited in the case of primary societies and unlimited for central societies। जो इसमें जो देव जो प्राथमिकता थी वो प्राइमरी सोसाइटीज, यानी कि जो प्राथमिक जो सहकारी थी उनको लिमिटेड कर दी थी, यानी कि सीमित कर दिया गया था। और जो केंद्रीय समितियां थीं उनको अनलिमिटेड कर दिया था कि वो कितनी भी उधारी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एज द एक्ट ऑफ 1912 gave provision of registration of all type of cooperative societies, ठीक है। तो जो 1912 के जो इसी अधिनियम के अनुसार सभी प्रकार की जो सहकारी समितियां थीं वो क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सहकारी समितियों के पंजीकरण की व्यवस्था थी और पंजीकरण कराया था। इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बोथ ऑन क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट फ्रंट्स, यानी कि इससे जो ऋणों और जो क्या था तुम्हारा नॉन क्रेडिट फ्रंट्स, यानी कि जिसमें ऋण और बगैर ऋण वाले जो क्षेत्र थे, यानी कि जो प्राइवेट मनी लेंडर थे, उन क्षेत्रों में ग्रामीण सहकारी समितियों का विकास हुआ। जहाँ जहाँ मनी लेंडर थे वहाँ भी सहकारी समितियों का उद्भव हुआ या ओरिजिन हुआ। बट this growth was uneven, especially like localized in some area only, यानी कि जो जिसमें जो विकास जो था वो समान रूप से असमान था, यानी कि सामान्य नहीं था, अर्थात कुछ ही क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिला था। ड्यूरिंग द ईयर 1914 the government appointed a committee under the chairmanship of Edward McLagan to look into the performance of the societies। सन 1914 में सरकार ने एक संस्था को नियुक्त किया जिसका नाम
जो एडमेट मैकलागन था उसकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया था। ठीक है, ही प्रेजेंटेड ही रिपोर्ट इन 1915। ठीक है, जो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1915 में प्रेजेंट की थी। ठीक है, द मैकलागन कमेटीज रिकमेंडेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912 इंट्रोड्यूस्ड द कोऑपरेटिव प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, जो मैकलागन था, जो मैकलागन का समिति की जो सिफारिशें थीं वो 1912 के सहकारी समिति अधिनियम ने भारत के सहकारी योजना की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। ठीक है, इनकी सिफारिश के बाद थी जब इन्होंने रिपोर्ट 1915 में प्रेजेंट की थी, जब मैकलागन कमेटी जो रिकमेंडेशन इन्होंने किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जो गवर्नमेंट ने यानी गवर्नमेंट ने 1912 में आगे लागू कर दिया था। ठीक है, द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ मैकलागन कमेटी वर्क, जो सहकारिता के जो प्रभावी कार्यक्रम थे उनमें जो मैकलागन कमेटी थी उन्होंने किस विषय पर काम किया था। तो इसमें बहुत से ऐसे जो टॉपिक्स थे उन्होंने इस पर काम किया था। जैसे पहला, इलिटरेसी अमंग द मेंबर, सदस्यों को पढ़ा लिखा करना यानी कि उनको मेंबरता के योग्य बनाना। ठीक है, दूसरा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड यानी कपटपूर्ण धन हड़पना, जैसे जो लोग गबन करते हैं उनके लिए कानून बनाना। नंबर 3, रैम्पेंट नेपोटिज्म यानी कि पारिवारिक जो लोग हैं वो जैसे एक लग गया लीडर हो गया तो दूसरा भी ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, वो इस प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं था। ठीक है, इस पर काम किया। अनड्यू डिलेज इन सैंक्शनिंग ऑफ लोन। ठीक है, ऋण मंजूर करने में देरी, सैंक्शन जो था वो उनमें जो देरी होती थी उसके बारे में काम किया। इरेगुलेटरी इन रिपेमेंट ऑफ लोन यानी कि लोन में जो जारी करने में जो कंटिन्यूसली नहीं थी उस पर काम किया। ठीक है, और सजेशन अफोर्ड बाई मैकलागन कमेटी फॉर द इफेक्टिव फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव यानी कि जो इसमें कुछ सजेशंस भी थे यानी कि सुझाव थे, वो क्या क्या थे वो देखते हैं। नंबर 1, ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटी शुड बी मेड अवेयर ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल यानी कि जो क्या था, समिति के जो सभी सिद्धांत थे उनके सहकारिता के सिद्धांतों से अवगत कराना। ठीक है, यानी कि सभी मेंबरों को सिद्धांत से अवगत कराना। ठीक है, डीलिंग शुड बी रजिस्टर्ड ऑफ द मेंबर ओनली यानी कि व्यवहारों को केवल सदस्यों के लिए ही सीमित होना चाहिए, यानी कि जो वहाँ सदस्य थे उनके व्यवहार सीमित होने चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी शुड बी द मेन क्राइटेरिया फॉर द एक्सचेंजिंग द लोन टू समवन यानी कि जो किसी ऋण को प्रदान करने के लिए ईमानदारी सबसे प्रमुख आधार था। ठीक है, केयरफुल स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर द एडवांसिंग ए लोन ऑफ एंड effecting allow up for proper utilization of loan amount यानी कि जब ऋण के आगे बढ़ने से पूर्व जो आवेदन है, आवेदनों को सावधानी पूर्वक जांच परख तथा ऋण राशि के उचित उपयोग की प्रभावी कार्रवाई। ठीक है, यानी कि ऋण लेने वाला कौन है, कहाँ से है, कैसा, ऐसे सब कार्रवाई होनी चाहिए। लोन शुड बी द नॉट एडवांस फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस लाइक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, लॉटरी etc। जैसे ऋण को सट्टा के लिए, सट्टा या अन्य जुआ सट्टा इस किसी भी प्रकार के लिए नहीं देना चाहिए, ना ही शेयर बाजार या लॉटरी के लिए। ठीक है, अल्टीमेट अथॉरिटी शुड बी with all the members but not with the office bearers। ठीक है,
सभी सदस्यों को अंतिम प्राधिकार प्राप्त होने चाहिए, सिर्फ पदाधिकारियों को ही नहीं। ठीक है। थ्रिफ्ट शुड बी encouraged among the member so as the well reserved fund, है ना। यानी कि बचत को सभी सदस्यों के बीच बांटना चाहिए। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, यानी कि जो इसके साथ ही जो एक वोट एक सिद्धांत की लड़ाई है वो उसका अच्छे से पालन करना चाहिए। एज नेक्स्ट, एज फार ए पॉसिबल द कैपिटल शुड बी रेज्ड फ्रॉम द सेविंग ऑफ द मेंबर ओनली, जो है जो जहाँ तक संभव हो सदस्यों की बचत में से ही पूंजी जुटाई जानी चाहिए। पंचुअलिटी इन रिपेमेंट शुड बी द स्ट्रिक्टली इंस्टेंट अपॉन द बोरोवर्स। ठीक है। जो ऋण भुगतान के समय की जो पाबंदी है उसका कठोरता से पालन करना चाहिए।